हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और मेरा नाम सचिन है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका पॉलिटिकल साइंस माइनर सब्जेक्ट है, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। और आपको क्वेश्चन आंसर्स की फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मेंशन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन थॉट, यानी कि कॉलोनियल पीरियड से पहले हमारे इंडिया में जो फिलोसफिकल थॉट्स थे उनके बारे में हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत मतलब हमारे जो इंडिया की सिविलाइजेशन रही है, इसमें अंग्रेजों के आने से पहले भी बहुत सारी फिलोसफीज रही हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशंस रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले है फिलोसफिकल डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फिलोसफिकल स्कूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे वेदांत है, न्याय है, वैशेषिका है, सम्यक है, मीमांसा। ये सारे टॉपिक्स हैं, मतलब फिलोसफीज हैं। इनके ऊपर बहुत कुछ लिखा है लोगों ने। और हर किसी ने अपना अपना मेटाफिजिक्स के ऊपर कुछ लिखा है, किसी ने एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर, किसी ने एथिक्स के ऊपर अपनी बातें बताई हैं। स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, अगर आप देखोगे बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे द नेचर ऑफ सेल्फ, आत्मन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, द अल्टीमेट रियलिटी मीन्स जो अल्टीमेट ट्रूथ है, रियलिटी है, वो हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये हमारे यहाँ पे सेंट्रल थीम्स रही हैं। कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे यहाँ पर इंडियन फिलोसफीज में, जैसे कर्मा, धर्मा, मोक्ष, ये बहुत ज़्यादा बातें होती हैं इसके ऊपर। रिलीजियस टेक्स्ट, अगर मैं कुछ पवित्र ग्रंथों की बात करूं तो वेद हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये कंपोज हुए इंडिया में कॉलोनियल पीरियड से बहुत पहले। और इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत सारे रिचुअल्स लिखे हैं, बहुत सारी फिलोसफिकल मतलब नॉलेज है इन टेक्स्ट के अंदर। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, अगर भक्ति मूवमेंट की बात करूं तो ये ज़्यादा फोकस करते थे पर्सनल, मतलब आप खुद गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और मतलब जितना हो सके, ये जो सूफी होते थे ये फिर थोड़ा स्पिरिचुअल लोग थे भाई, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जोर देते थे। और कुछ संत भी होते हैं भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, कबीर है, मीराबाई है, रूमी है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है। फिर साइंटिफिक और मैथमेटिकल एडवांसमेंट्स की बात करूं तो हमारा एंशियंट इंडिया जो था उसमें कई ऐसे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे डेसिमल सिस्टम है, जीरो का कॉन्सेप्ट है, कहते हैं ना जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो वही वही बात है। सर्जिकल टेक्निक्स हमारे यहाँ से डेवलप हुई। सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़, हमारे यहाँ पे धर्म का कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहा है कि मतलब एक राजा भी जो होता है उसको धार्मिक राजा होना चाहिए, मीन्स वो राज धर्म का पालन करे। और धर्मशास्त्र, हमारे यहाँ पर एक पुरानी किताब होती थी जिसमें गाइडलाइन लिखी होती थी सोसाइटी को कैसे रहना है, कैसे एक मतलब गवर्नेंस चलेगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करूं तो बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए कॉलोनियल पीरियड के पहले, स्कल्पचर्स, केव आर्ट्स, आर्किटेक्चर। अगर मैं आपको बताऊं, अजंता एलोरा की केव्स आप देख लो, बहुत ज़्यादा रिच है वो, मतलब आप अगर देखोगे। कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करूं तो हमारे यहाँ बहुत सारी आर्ट फॉर्म होती हैं, क्लासिकल म्यूजिक होता है, डांस होता है, लिटरेचर है। संस्कृत लिटरेचर और रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उससे हमारे यहाँ की कल्चरल रिचनेस और अच्छी होती है। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, कॉलोनियल पीरियड से पहले हमारा इंडिया जो है वो ट्रेड का हब रहा। लगातार कल्चरल एक्सचेंज भी हम करते थे अपने नेबरिंग रीजन्स के साथ में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मनु। मनु, जिनको माना जाता है ये एक एंशियंट ऋषि मुनि थे, और इन्होंने कानून की एक किताब लिखी जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, या लॉज ऑफ मनु, मनु के कानून। ये जो टेक्स्ट है मनुस्मृति, ये सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बताता है कैसा होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट को। सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो मनुस्मृति जो है वो कैटेगराइज करती है सोसाइटी को इनटू 4 वर्णा, वर्णा सिस्टम अगर आपने कभी पढ़ा हो। 4 वर्णों में सोसाइटी को 4 क्लासी, मतलब 4 क्लासेस में बांट दिया है यहाँ पे सोसाइटी को। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर क्षत्रिय लोगों को रखा है, जो वॉरियर होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, जैसे राजपूत राजा होते हैं। फिर तीसरे पे वैश्य आते हैं, ये वो लोग हैं जो व्यापार करते हैं, जो जमींदारी करते हैं, जो खेती करते हैं। लास्ट में शूद्र आते हैं, जो लेबर का काम करते हैं और नौकर चाकर होते हैं उस टाइम पे।
सो ये जो हायरार्किकल डिवीजन किया गया था ये बाय बर्थ था, मीन्स आप पैदा होते ही किसी न किसी क्लास में आ जाते हो और हर वर्णा की, हर क्लास की कोई अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सामने लिखी हुई है। सो बहुत ही रिजिड सोशल स्ट्रक्चर था जो मनुस्मृति में बताया गया है। पॉलिटिकली अगर मैं आपको बताऊं, सो मनुस्मृति जो है वो राजा की अथॉरिटी के ऊपर बात करती है, मीन्स राजा जो है ना उसको धर्म मतलब धर्म का पालन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। ये जो मनुस्मृति है ये मोनार्की को सपोर्ट करती है, मीन्स राजा के पास सारी पावर होनी चाहिए। हाउएवर अगर आप देखोगे ये भी बोलती है मनुस्मृति कि राजा को जो है वो ब्राह्मणों के साथ भी सलाह करनी चाहिए, कोई अगर कानून का मुद्दा है, कोई गवर्नेंस का मुद्दा है। क्रिटिक लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो थोड़ी पैट्रियार्कल तरीके से लिखी गई है, मीन्स उसमें मैन एंड वीमेन की ड्यूटीज और रोल्स अलग दिखा रखे हैं, मीन्स मैन को ज़्यादा सपोर्ट करती है ये जो मनुस्मृति है, और वुमेन को इस किताब में ऐसा दिखाया गया है कि वो मैन के सबॉर्डिनेट है, मैन ऊपर है वीमेन नीचे, ऐसा दिखाया जाता है। और ये टेक्स्ट जो है ये जस्टिफाई करता है चाइल्ड मैरिज को, ठीक है, और सेक्लूजन ऑफ विमेन, मतलब शादी के बाद भी अगर वो उसको दोबारा शादी नहीं करनी है, अकेले में रहना है, ये सब। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली डिस्कस मनुज व्यूज ऑन जस्टिस एंड पनिशमेंट। मनु ने जस्टिस और पनिशमेंट के बारे में क्या बताया है? मनु जो कि मनुस्मृति को लिखने वाले एक बहुत पुराने ऋषि, एक मुनि, उन्होंने क्या बताया है कि मतलब कैसे सोसाइटी में जस्टिस और पनिशमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले मैं जस्टिस के बारे में बताता हूँ आपको, धर्मा एंड जस्टिस। सो मनु जो है वो एम्फसाइज मनुस्मृति करती है धर्म के ऊपर, जिसका मतलब है अच्छा काम, यानी कि सही आप काम करो, आपका धर्म यही है। यानी कि जस्टिस का मतलब है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति इज क्लोजली टाइड टू एडहेरेंस टू वंस धर्म, यानी कि आप धर्म का पालन करो। और वो ये भी सजेस्ट करती है मनुस्मृति कि जस्टिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि मतलब आप एक तो जो भी आपका जो क्लास है, सोशल क्लास है, जो भी जिस भी वर्णा में आप आते हो, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आप उसको सही से फॉलो कर रहे हो तो आप हमेशा सही तरीके से ही रहोगे। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो हो सकता है कि आपके साथ इनजस्टिस भी हो जाए। हायरार्की एंड जस्टिस, मनुस्मृति जो है वो जस्टिस के बारे में अगर आप देखोगे तो वो हायरार्किकल है, मीन सोशल स्ट्रक्चर। इसमें अगर आप देखोगे डिफरेंट वर्णास वर असाइंड स्पेसिफिक ड्यूटीज, हर वर्णा को कोई ना कोई काम दिया गया है, ठीक है। और मनुस्मृति जो है ना वही यहाँ पे आप देखोगे कुछ कभी कभी उच्च जो जाति मानी जाती थी उस टाइम पे, हायर क्लास या मतलब कास्ट, उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो अन्याय वगैरह कहीं है इसके अंदर। सैंक्शंस एंड रिवॉर्ड्स, जो लोग अच्छे से मतलब काम करेंगे, समाज में रहेंगे सही तरीके से, जो धर्म का पालन करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जो ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जो लोग गलत काम करेंगे उन पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे और हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा दंड दिया जाए। फिर उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट की बात करें तो मनुस्मृति में बहुत सारी पनिशमेंट लिखी है, फाइन लगाना, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है। सो ये पनिशमेंट कितनी ज़्यादा सीवियर होगी ये डिपेंड करता है कि आपने ऑफेंस कितना तगड़ा किया है। डिटेरेंस एंड रिफॉर्म, तो मेन पर्पस क्या होता था पनिशमेंट का मनुस्मृति के अकॉर्डिंग? ये यही होता है कि आप इंसान को बदलो, वो दोबारा वो गलत काम ना करे। पनिशमेंट्स को ये देखा जाता है एक अच्छी सोसाइटी के लिए पनिशमेंट का होना भी जरूरी है, ठीक है। फिर रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, मनुस्मृति के अंदर जो है जस्टिस के बारे में बताया गया है वो रेट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, जहां पर पनिशमेंट जो है वो उसी प्रोपोर्शन में होती है जैसा आप ऑफेंस कर रहे हो, मींस आपने जैसा काम किया है गलत उसी के मतलब प्रोपोर्शन में आपको उसकी सजा मिलेगी, ना ज़्यादा ना कम। सो ये बताता है कि एक बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिटिसिज्म एंड कंसिडरेशन, सो कुछ लोग क्रिटिक्स हैं जो इसके वो कास्ट एंड जेंडर को लेकर बताते हैं कि मेजर जो क्रिटिसिज्म मिलता है मनुस्मृति को वो ये है कि इज द इनहेरेंट कास्ट एंड जेंडर बायस, यानी कि स्त्री पुरुष में बहुत भेदभाव करता है जो मनुस्मृति है। और इसके अलावा ये जो कास्ट वाला सिस्टम है, ठीक है, इसमें भी बहुत भेदभाव है कि मतलब बहुत बारी जो उस टाइम पे नीचे वाली कास्ट मानी जा रही है उनके साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। सो ये चीज़ें थोड़ा इसमें आता है इसके क्रिटिक्स में। रिजिडिटी भी इसमें ही आती है,
मनुस्मृति बहुत ज़्यादा रिजिड मानी जाती है, मीन्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, मीन्स सभी की ड्यूटीज तो इसने बाय बर्थ ही तय कर रखी है कि कौन क्या करेगा। सो ऐसे में कोई किसी के अंदर मतलब इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो कोई बात ही नहीं हो रही है उसके बारे में। कंटेक्सचुअल रिलेवेंस, सो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि मनुस्मृति की जो टीचिंग्स हैं, मनुस्मृति की जो बातें हैं, वो उस टाइम पे हो सकता है हिस्टोरिकल, मतलब जो भी वो टाइम रहा होगा वो उस टाइम पे हो सकता है सही हो, बट मॉडर्न में तो ये भाई नहीं चलेगा ऐसा कि आप किसी को पढ़ने नहीं दे रहे, खुद ही आप सब कुछ कर रहे हो। स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग कानून है। सो कंक्लूजन यही बनता है कि मनुस्मृति के जो व्यूज हैं जस्टिस और पनिशमेंट पर, वो बहुत ज़्यादा हमारे सोशल और रिलीजियस कंटेक्स्ट से जुड़े हुए हैं एंशिएंट इंडिया के। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं इसकी रिजिडिटी की वजह से, हायरार्की की वजह से और बायसनेस की वजह से। जो इंटरप्रिटेशन है मनुस्मृति की वो हो सकता है उस पर डिबेट हो, क्योंकि हर कोई अपनी अलग एक इंटरप्रिटेशन देता है, बट यही है कि उस टाइम की एक गाइडलाइन होती थी भाई, लीगल होती थी, एथिकल जो भी चीज होती थी वो मनुस्मृति में ही लिखी होती थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेटक्राफ्ट गिवन बाय बृहस्पति। बृहस्पति का जो कॉन्सेप्ट है किंगशिप और स्टेटक्राफ्ट का, वो आप अगर देखोगे हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल एक किताब है अर्थशास्त्र, वहां से हमें पता चलता है। ये टेक्स्ट हमें बताता है रूलर को क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहला है धर्मा एंड किंगशिप। बृहस्पति की जो नीति है वो ये कहती है कि राज को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजा की पहली ड्यूटी होती है अपने धर्म का पालन करें, अपने जो लोग हैं, ठीक है, जो अपनी जनता है उसका भला करें, ये सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद अगली बात आती है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। बृहस्पति ये कहते हैं कि जो आपकी अथॉरिटी होगी वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, मींस राजा के पास सारी पावर होनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके अल्टीमेट डिसीजन मेकर राजा होना चाहिए ताकि जनता का भला हो। इकोनॉमिक पॉलिसी, बृहस्पति ये कहते हैं, मतलब बृहस्पति ये बताती है हमें नीति कि इकोनॉमी, मतलब प्रोस्पेरस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी स्टेट के लिए। सो पॉलिसी यही कहती है कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, जैसे भी पैसा आता है उससे राज्य के पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेस वगैरह की, ताकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना आए। फिर उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी। अर्थशास्त्र के अंदर फॉरेन रिलेशन की बातें भी कही गई हैं कि ये बताता है इसमें कि आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कभी कभी बनाने चाहिए, आपको ट्रीटीज भी करनी चाहिए, आपको होना पड़े कभी कभी रेडी तो वॉर भी कर लेनी चाहिए अब इफ नेसेसरी। डिप्लोमेसी की बातें बहुत होती हैं इसके अंदर कि बहुत क्रूशियल है कि अगर आपको अपने राज्य के बारे में कुछ अच्छा करना है तो आपको डिप्लोमेसी आनी चाहिए। मिलिट्री स्ट्रेटेजी, सो ये जो बृहस्पति है ये मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में भी बात करते हैं कि मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक आपकी आर्मी जो होती है वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए और आपकी फोर्स को आप अच्छे से यूज़ करो, अपने इंटेलिजेंस, अपने दिमाग को सही से यूज़ करो वॉरफेयर के अंदर अपनी सिक्योरिटी के लिए। सोशल हार्मनी, बृहस्पति जो है वो ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर सभी लोग अच्छे से रहें, जब भी एक स्टेबल स्टेट बनता है, अलग अलग जो कास्ट क्लासेस के लोग हैं उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और बृहस्पति के जो आइडियाज़ हैं वो सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में है एंशिएंट इंडिया के, ठीक है, हो सकता है बहुत सारी इनकी टीचिंग आज भी रेलेवेंट हो। सो यही है, इन्होंने एथिकल गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री एंड वॉरफेयर इन शुक्र नीति। अब शुक्र नीति जो है उसमें क्या बताया गया है मिलिट्री और वॉरफेयर के बारे में, ये देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, तो शुक्र नीति ये कहती है कि आपके पास एक वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, और रूलर को मतलब ये एडवाइस करती है शुक्र नीति कि आप इन्वेस्ट करो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करने में ताकि आप अपना डिफेंस करो। स्ट्रेटेजिक डिफेंस, ये जो है शुक्र नीति ये कहती है कि रूलर्स जो होते हैं वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाएं अपने डिफेंस के लिए, हमेशा तैयार रहो अपने एक्सटर्नल जो भी खतरे हैं उनसे बचने के लिए, चाहे आपको फोर्टिफिकेशन करनी पड़े, अपने बॉर्डर बनाने पड़े, चाहे जो भी चीज़ें आपको सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना पड़े, पर आप अपने आप का डिफेंस करो। डिप्लोमेसी एंड अलायंस, शुक्र नीति ये भी कहती है डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है मिलिट्री अफेयर्स के अंदर। रूलर्स जो होते हैं वो अलायंस बनाओ, नेबरिंग स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन रखो ताकि मतलब कोई ज़्यादा खतरा ना हो किसी से। बैलेंस अप्रोच, शुक्र नीति ये भी कहती है मिलिट्री मैटर्स में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बहुत ज़रूरी है,
शुक्र नीति ये भी कहती है कि रूलर्स को तैयार रहना चाहिए ऑफेंसिव एक्शंस के लिए भी, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो, मतलब कभी भी किसी पे हमला भी करना पड़े तो रेडी रहो। और डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग, जो इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग, मतलब मिलिट्री में बहुत डिसिप्लिन हो, मिलिट्री अच्छे से ट्रेंड हो। शुक्र नीति ये कहती है कि जो राजा महाराजा हैं रूलर्स, वो अपने सोल्जर्स को वेल डिसिप्लिन रखें, स्किल्ड सोल्जर्स को ही रखें और हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहें। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक इफेक्टिव मिलिट्री फोर्स हो। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, शुक्र नीति ये कहती है कि मिलिट्री और वॉरफेयर के लिए रूलर्स जो हैं वो थोड़े अडेप्टेबल हों, फ्लेक्सिबल हों, ठीक है। मींस जैसे परिस्थितियां बदलती हैं उसके अकॉर्डिंग रूलर अडेप्टिव हो जाए, मिलिट्री स्ट्रेटजीज को भी एडजस्ट करे अकॉर्डिंगली और वैसा ही रिस्पॉन्ड करे जैसा खतरे आ रहे हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, शुक्र नीति ये भी कहती है कि रिसोर्सेज जो हैं आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, आप उसको अच्छे से यूज करो। मींस आप उसको सही तरीके से यूज करो, पावरफुल मिलिट्री बनाओ, ठीक है, और ज्यादा आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी प्रेशर ना आए। सो शुक्र नीति एक डिटेल्ड मिलिट्री मैनुअल तो नहीं है, बट ये काफी कुछ बताती है मिलिट्री और गवर्नेंस के बारे में, एडवाइस देती है कि रूलर्स को कैसा अपना एक मिलिट्री और वॉरफेयर सिस्टम रखना चाहिए। क्रिटिकली एनालाइज कौटिल्याज थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंट एंशिएंट इंडियन जो है ये फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं और 4th सेंचुरी BC में उन्होंने अपना ये सारा काम किया था। उन्होंने अपनी किताब लिखी है अर्थशास्त्र और उसमें उन्होंने बताया है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे होता है। तो कौटिल्य मानते हैं जो स्टेट है कोई भी, वो ओरिजिनेट होता है, आप अगर देखोगे जब एक जगह पे इंसान रहने लगता है, कम्युनिटीज जब बनती हैं, तो वो कुछ एलिमेंट्स बताते हैं स्टेट के कि कोई भी स्टेट कब बनता है, जब वहाँ पर लोग होते हैं, जब एक टेरिटरी होती है और जब वहाँ पे कोई रूलर होता है, तो वो प्रॉपर एक स्टेट कहलाता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम जो स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब जब लोगों की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल इंटरनल खतरे होते हैं, तो स्टेट की ज़रूरत हो जाती है। फंक्शन ऑफ द स्टेट, कौटिल्य कहते हैं प्राइमरी फंक्शन जो है स्टेट का वो ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लोगों की रक्षा हो और किंगडम में प्रोस्पेरिटी बनी रहे। सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात करें तो कौटिल्य बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और डिफेंस पे ध्यान दे, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो, आपकी इंटेलिजेंस आपकी अच्छी हो ताकि आप प्रोटेक्ट करो स्टेट को बाहरी खतरों से। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, कौटिल्य ये कहते हैं। और वो कहते हैं लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आप पनिशमेंट जरूर दो, दंड दो अगर कोई गलत क्राइम कर रहा है तो, और जस्टिस सिस्टम भी अच्छा हो। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कौटिल्य जो है वो इंपॉर्टेंस बताते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। मींस कोई भी स्टेट है वो एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करे ताकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप प्रोस्पेरस रहो। वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्टेट जो होता है वो लोगों के भलाई के लिए काम करे, एजुकेशन दे, गरीबी ना हो और बेसिक नीड्स जो है पॉपुलेशन की वो पूरी करे। डिप्लोमेसी पर कौटिल्य बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, आप अपने अलायंस बनाओ, ट्रीटीज करो, आसपास के नेबर से अपनी बात करो, अपना फ़ायदा निकलवाओ, मतलब अपना काम निकलवाओ दिमाग से। एथिकल गवर्नेंस, कौटिल्य कहते हैं कि गवर्नेंस एथिकल हो, किसी के साथ अनएथिकल काम मत करो, जो रूलर होता है वो धर्म का पालन करे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हुए। क्रिटिक इसके ये कहते हैं कि कौटिल्य की अप्रोच जो है थोड़ी प्रैक्टिकल जो है मतलब ये कहते हैं थोड़ी रूथलेस है, ठीक है, और वो ज़्यादा जो मतलब फोकस करते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब वो लिबर्टीज़ वगैरह पे कम बात कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की बात थोड़ी कम कर रहे हैं, और थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, तो वो थोड़ा ऑप्रेसिव सा भी लगता है जैसे इनकी बातें हैं। सो कंक्लूजन यही है कि कौटिल्य की जो थ्योरी है ओरिजिन की स्टेट की मैंने आपको बता दी है, स्टेट के फंक्शंस आपको मैंने बता दिए हैं, क्या स्टेट को करना चाहिए ये मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ किंगशिप एंड स्टेटहुड इन बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के अंदर राजा के बारे में क्या लिखा है? सबसे पहली चीज लिखी है धम्मराज। मींस जो धम्मराज का कॉन्सेप्ट है, मींस जो राजा है ना वो थोड़ा एथिकल हो, जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करे, एथिकल कंडक्ट्स को फॉलो करे, जस्टिस को प्रमोट करे, कंपैशन रखे। एथिकल गवर्नेंस मींस बुद्धिज्म में ये कहा जाता है जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा
मतलब वायलेंट मतलब से दूर रहे, नॉन वायलेंस को फॉलो करता हो, ऑनेस्ट राजा हो और जितना हो सके वो अपने सिटीजन्स की भलाई के लिए काम करे। और फिर है कंपैशन एंड वेलफेयर। सो बुद्धिस्ट जो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आइडियाज ये कहते हैं कि रूलर्स को पहले अपने जनता के भलाई के लिए काम करना चाहिए, सोशल हार्मनी प्रमोट करे, भाईचारे को प्रमोट करे जो राजा है, ठीक है, और लोगों के लिए भलाई का काम करे। मेरिट एंड कर्मा। सो ये जो आइडिया है मेरिट का और जो कर्मा का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मींस रूलर जो है ना वो अच्छे कर्म करे, अच्छे उसके एक्शंस हो, स्टेट के अंदर जो भी वो काम कर रहे हैं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए और सही तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से काम करे। सपोर्ट फॉर मोनेस्टिक कम्युनिटीज। जो बुद्धिस्ट रूलर होते हैं वो जो मोनेस्ट्रीज में जो लोग रहते हैं, मॉन्क होते हैं, उन कम्युनिटीज को सपोर्ट करता हो वो राजा, क्योंकि वो मॉन्क लोग जो होते हैं फिर वो बुद्धिस्ट जो आइडियाज को प्रोपोगेट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो ऐसा राजा हो जो इनको संभालता हो। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉन इंटरफेरेंस इन स्पिरिचुअल मैटर्स। सो रूलर जो है वो ये कहते हैं कि सपोर्ट तो करो बुद्धिज्म को, बट रूलर थोड़ा सेक्युलर रहे, अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को थोड़ा सा सेपरेट करके रखे, वो मतलब थोड़ा सेक्युलर रहे। और राजा जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करें ये मोनास्टिक अफेयर्स के अंदर। मींस जो ये जो मॉन्क वगैरह के जो बातें होती हैं इसमें राजा ना घुसे ज़्यादा। टॉलरेंस ऑफ अदर बिलीफ्स। मींस जो बुद्धिज्म में ये कहा जाता है जो राजा होता है वो दूसरे कम्युनिटीज के साथ भी अच्छे से रहता हो, मींस दूसरे रिलीजन को भी वो अच्छे से सपोर्ट करता हो, उनकी भी प्रोटेक्शन करे। सो बहुत ज़्यादा ये क्रूशियल हो जाता है ये जानना कि जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस हैं और जो मैनिफेस्टेशंस हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। ये आप देखोगे ना कि मतलब धीरे धीरे कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कई सारे फैक्टर्स इसमें जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट वेरियस आइडियाज ऑफ बासवन्ना इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। बासवन्ना जो कि एक 12th सेंचुरी के फिलोसफर हैं, वो भक्ति मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट थे, कर्नाटका के अंदर ये रहते थे और उनके जो वचन है, इन्होंने जो भी अपनी चीजें लिखी हैं वो हमें पढ़ना है। सो सोशल इक्वालिटी के ऊपर बासवन्ना सबसे पहले जोर डालते हैं। वो कहते हैं कास्ट सिस्टम गलत है, वो कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए और वो कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर है इसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बासवन्ना ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं लोगों को शामिल करो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और मतलब ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर कोई ना हो, सभी को बराबर समझो और सभी को शामिल करो। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, पावर जो है ना उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। फिर है डिग्निटी ऑफ लेबर। बासवन्ना ये कहते हैं कि जितने भी काम होते हैं सब इक्वल होते हैं, मींस जो भी लोग काम करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, ठीक है, सोशल हार्मनी रहे। एक जेंडर इक्वलिटी पे बासवन्ना बात करते हैं, ये कहते हैं कि चाहे कोई मेल है, फीमेल है, चाहे कोई भी है, सभी को इक्वल रखना चाहिए, मतलब आपके जो भी स्टेट के अंदर सभी लोग इक्वल रहते हो। और ये सब मतलब जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो बासवन्ना जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो कि थोड़ी इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबल हो, मींस जो राजा है, जो लीडर है, वो लोगों का मतलब आंसर दे अगर कुछ गलत काम कर रहा है। गवर्नेंस एथिकल होनी चाहिए। रिलीजियस प्लूरलिज्म। बासवन्ना ये कहते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, आप दूसरे रिलीजन को भी आप एक्सेप्ट, मतलब उनकी भी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करो, अपने को सुपीरियर मत दिखाओ ज़्यादा, उनको भी मानो, उनकी भी रिस्पेक्ट करो। सो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी वही होती है जहाँ सेक्युलरिज्म भी होता है और सभी फेथ के लोग जहाँ रहते हैं एक साथ रहो। और अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द थॉट्स ऑफ शंकराचार्य इन द इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। शंकराचार्य जिनको आदि शंकर भी कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं इंडियन फिलोसफी के अंदर और उन्होंने प्रिंसिपल्स बहुत सारे दिए हैं, अद्वैत, वेदांत, नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। उपनिषद के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वेदों के बारे में इन्होंने लिखा है। सो वेदांत वर्ड का मतलब क्या होता है? ये वेदांत मतलब है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वेद जिसका मतलब होता है नॉलेज या पवित्र ज्ञान, अंत का मतलब होता है कंक्लूजन या किसी चीज का एंड। सो वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, वेदों का कंक्लूजन, वैदिक लिटरेचर पार्टिकुलरली जो उपनिषद इसमें आते हैं उसका ये अंत है, वेदांत है, ठीक है। सो
सबसे पहले ये बताते हैं अद्वैतवाद के बारे में, नॉन ड्यूअलिज्म। सो मेन जो सेंट्रल थीम है शंकराचार्य की फिलॉसफी की वो है अद्वैत। मीनिंग इसका ये है कि नॉन ड्यूअलिटी। वो ये कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो होती है, जो ब्राह्मण है, ठीक है, जो अच्छा जो सच है सबसे ऊपर, ठीक है, वो आप उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो। मीन्स आप ज्यादा इधर उधर मतलब और मतलब अपना कोई ऐसा ना करो कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ पूछ रहे हो। वो कहते हैं अपने अंदर से उस चीज को पहचानो। आइडेंटिटी ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण, आप खुद को पहचानो, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी। स्पिरिचुअली ये बातें हैं ये सारी, ये कहते हैं कि अपने अंदर से खुद को पहचानो और जो अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट रियलिटी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं उनको अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप ये चीजें समझ जाओगे आप कौन हो और ये ब्राह्मण मीन्स इसको बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है ऊपर वाला वो कौन है, सो आप सब कुछ अचीव कर लोगे। फिर उसके बाद ये माया के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि एक माया का कॉन्सेप्ट है कि मतलब इस वर्ल्ड में माया एक ऐसी पावर है जो एक इल्यूजन बनाती है, ठीक है। और ये यही कहता है, मतलब जो शंकराचार्य यही कहते हैं कि आप माया को समझो, ठीक है। ये आप जब इनके बारे में पढ़ोगे जब भी आपको नॉलेज मिलेगी, मेडिटेशन करके बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअली अगर आपको रियलाइज करना है माया किसे कहते हैं, क्या इल्यूजन है, क्या रियलिटी है। ब्राह्मण है निर्गुण है निराकार। ब्राह्मण यहाँ पे शब्द वो ब्राह्मण नहीं है जो समाज के ब्राह्मण होते हैं, ये ब्राह्मण वो है जो हमारा ईश्वर है। मीन्स ये कहते हैं वो निर्गुण है और निराकार है, कोई उनकी मूर्ति नहीं है, कोई उनकी फोटो नहीं है और कोई भी उनका कोई ऐसा रूप नहीं है, वो आप अंदर से उसको फील कर पाते हो, ठीक है। वो एक ऐसी चीज है। फिर उसके बाद है स्क्रिप्चुअल अथॉरिटी। शंकराचार्य जो हैं बहुत सारी टेक्स्ट के बारे में बताते हैं, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं इन टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, जिससे आप इनका अद्वैत वेदांत का जो वो थ्योरी है उसको आप समझ पाओगे, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको इंटरप्रेट किया है और ज्ञान और ध्यान के बारे में ये बताते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसा रास्ता जो ज्ञान का रास्ता है, जो ज्ञान योग है, ये बहुत ज़रूरी है आपको खुद के बारे में जानने के लिए। इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रियल एंड द अनरियल, ये आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है और क्या इल्यूजन है। ये मेडिटेशन ध्यान जब करोगे जब ही आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ लीला, लीला के बारे में ये बताते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं कि लीला एक डिवाइन प्ले होता है, एक ऐसा खेल जो ऊपर वाला करता है, लीला मतलब ऐसा भी ये बताते हैं। तो ये जो वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज होती रहती हैं, कभी कभी प्रभु की लीला होती है, एक ऊपर वाले की क्रिएटिव पावर है जो भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अंडरस्टूड बाय रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कबीर्स लाइफ एंड फिलॉसफी। सो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है जब आप अलग अलग रिलीजन्स के प्रैक्टिसेस को, बिलीफ्स को, ट्रेडिशंस को एक यूनाइट करते हो, सबको आप जोड़ते हो, मर्ज करते हो, सो वो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म कहलाता है, जब सभी लोग एक साथ रहते हैं। सो ये फिनोमिना जो है ये कभी कभी जब ये सब चीज़ें एक हो जाती हैं तो एक नया रिलीजियस ट्रेडिशन भी बन जाता है कभी कभी। सो कबीर के बारे में अगर मैं बात करूं, सो ये 15th सेंचुरी के पोएट हैं और जो कि एक सोशल वर्कर, समाज सुधारक, बहुत कुछ इनके बारे में आप कह सकते हो, कवि भी हैं। और इन्होंने मतलब कबीर वॉज बोर्न टू अ मुस्लिम पेरेंट्स बट लेटर अडॉप्टेड बाय हिंदू फैमिली। तो कहीं जगह लिखा होता है कि इनका बोर्न हुआ है हिंदू फैमिली में बट पाला इनको मुस्लिमों ने। सो इसके ऊपर बहुत डिबेट है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना। मेनली आप ये देखो इनका बिलीव क्या है। वो कहते हैं भगवान एक है, वननेस ऑफ गॉड। वो रिजेक्ट करते हैं रिचुअल्स और जो भी जो मतलब ढोंग डबास है हिंदुइज्म में, इस्लाम में, कोई भी रिलीजन में, सबको ये कहते हैं जो गलत चीज है उसको ये बुरा मानते हैं। और कबीर की फिलॉसफी एम्फेसाइज करती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मींस आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस लो ना ऊपर वाले का, आपको मीडिएटर की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा ये कहते हैं। उनकी पोइट्रीज में बहुत ही सिंपल सी भाषा यूज होती है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज वो यूज करते हैं, अपने स्पिरिचुअल मैसेजेस को वो अपने पोइट्री के थ्रू बताते हैं। वो यूनिटी, लव, हार्मनी और सभी रिलीजन्स को एक साथ देखना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो कबीर की जो लाइफ और फिलॉसफी है ये हमें एक रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के बारे में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती है और वो बताते हैं हमें कि वो कैसे इंस्पिरेशन है हिंदू और इस्लामिक दोनों ट्रेडिशंस के लिए, और एक वो अपना एक स्पिरिचुअल पाथ दिखाते हैं जो यूनिवर्सल एसेंस ऑफ डिवाइनिटी के बारे में बताता है हमें।
ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिए हैं। ये इनके आंसर की मतलब आप एक कीवर्ड समझ सकते हो, इनसे आप और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। फीडबैक ज़रूर देना भाई कमेंट बॉक्स में जाके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। जय हिंद, जय भारत।